नमस्कार साथियों। आज का वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख पाएंगे। साथियों, इस वीडियो के प्रश्न केवल एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये प्रश्न समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उनके बताए गए आंसर को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य कब बना था। इस प्रश्न को लेने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि अमेरिका धीरे धीरे करके बहुत सारे संगठनों को छोड़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें से एक संगठन आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि भारत ने बनाया। इसके सदस्यता भी उसने त्याग दी है। तो कब त्यागी, क्यों त्यागी, क्या कारण है, ये सारी बातें आपसे हम इस प्रश्न के आंसर के बाद डिस्कस करेंगे। बस धैर्य के साथ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। तो प्रश्न है कि अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य कब बना था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 2021 इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा हम आईएसए के बारे में, जो है मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। बात करें अगर गठन की, तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस जलवायु सम्मेलन में इसकी शुरुआत की थी। भारत इसका अध्यक्ष देश है और फ्रांस सह अध्यक्ष है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस में स्थित है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो इसके आईएसए के 120 से ज्यादा सदस्य देश हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका जो है 2021 में आईएसए से, नवंबर 2021 में आईएसए से जुड़ा था। अमेरिका ने आईएसए के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और वह 101वां सदस्य देश बना था। ठीक है, अब हाल ही में 8 जनवरी 2026 को अमेरिका ने आईएसए को छोड़ दिया है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किस वैज्ञानिक की प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तकों से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किस वैज्ञानिक की पुस्तक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है। और स्टीफन हॉकिंग विज्ञान क्षेत्र में नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आपको स्टीफन हॉकिंग के द्वारा खोजी गई कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बता देते हैं। जैसे कि पहला है टॉपिक जो है वो है लिया है हमने हॉकिंग विकिरण, जिसको कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। यह उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है जो बताता है कि ब्लैक होल से विकिरण निकलता है और धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। इसने भौतिकी की दो बड़ी शाखाओं सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को जोड़ा है। किसने? हॉकिंग विकिरण ने। अगला है हॉकिंग की खोज ब्लैक होल की विलक्षणता मतलब सिंगुलरिटी। हॉकिंग ने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर के यह सिद्ध किया कि प्रत्येक ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व का एक बिंदु मतलब विलक्षणता अवश्य होता है जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। और एक अगला सिद्धांत इनका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को परिष्कृत किया और गणितीय रूप से दर्शाया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विलक्षणता से हुई थी। अगला क्वेश्चन है खेलों से संबंधित है। स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 फाइनल में कौन सा पदक जीता। गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज या कोई भी नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सिल्वर, रजत पदक। ठीक है, आइए आपको इस बारे में डिटेल में बता देते हैं। स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 फाइनल में सिल्वर जीता। वह फाइनल में फ्रांस की लारेन से हारी। उनकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने विश्व कप में स्वर्ण पदक, एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 2025 में अनाहत सिंह ने पीएसए पुरस्कारों में यंग प्लेयर ऑफ द ईयर और चैलेंजर प्लेयर ऑफ द ईयर की खिताब भी जीता है। वहीं बात करें अगर स्क्वैश खेल की, तो स्क्वैश से एक तीव्र गति वाला रैकेट खेल है जिसमें दो खिलाड़ी चार दीवारों वाले एक बंद कोर्ट में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अक्सर आपसे खेलों से पूछा जाता है कि फला खेल में कितने खिलाड़ी होते, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी की, हॉकी में कितने खिलाड़ी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी। ऐसे प्रश्न आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अगर स्क्वैश के बारे में आपसे पूछा जाए, स्क्वैश में दो खिलाड़ी होते हैं और ये एक इंडोर गेम है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि WPL की सबसे सफल टीम कौन सी है। ठीक है, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात जॉइंट या यूपी वॉरियर्स। जो इसका राइट आंसर है, सही आंसर जो है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस WPL की सबसे सफल टीम है। क्यों है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, टीम ने तीनों सीजन प्लेऑफ में जगह बनाई और 2 बार टाइटल भी जीता। टीम 2024 में ही फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, तब एमआई को एलिमिनेटर में आरसीबी से हार का सामना कर पड़ गया था। बेंगलुरु ने उस सीजन का खिताब भी जीता था। ठीक है, गुजरात और यूपी की टीमें अब तक किसी फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी हैं। अगला प्रश्न है कि विमेंस प्रीमियर लीग WPL के चौथे सीजन का पहला मैच कहां खेला गया। मुंबई, बड़ोदरा, लखनऊ या दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। जी हाँ, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के चौथे सीजन का जो पहला मैच खेला गया वो कहाँ खेला गया, मुंबई में खेला गया। ठीक है, चौथा जो सीजन है ये 9 जनवरी से शुरू हुआ। ठीक है, और पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में किस सिख गुरु के 350वें शहीद दिवस पर कुरुक्षेत्र में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु अंगद देव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीद दिवस पर कुरुक्षेत्र में सिक्का और डाक टिकट जारी किए। गुरु तेग बहादुर को छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में फांसी दी गई थी, मतलब सर कलम कर दिया गया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं, जो कि 1664 से 75 ग्रुप में इनका मतलब ये थे उस समय तक, जो है मतलब इन्हें 9वें सिख गुरु के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और मुगल शासकों द्वारा फांसी दिए गए दूसरे सिख शहीद के रूप में इनको जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का 12वां एडिशन कहां पर हुआ था। भारत, कजाकिस्तान, कतर या मलेशिया। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। फिलहाल अगर आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है कजाकिस्तान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि खंजर जो अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गई 12वें एडिशन की। बात करें अगर 13वें एडिशन की, तो 13वां जो एडिशन है यह असम में शुरू हो चुका है और 17 फरवरी तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 2011 में शुरू हुआ था और दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जो भारत और किर्गिस्तान के गहरे रक्षा संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलनेस दलाई लामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, पद्म अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी अवार्ड। जी हाँ, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलनेस द दलाई लामा के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। किस कैटेगरी में दिया गया, आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, 2 फरवरी 2026 को लॉस एंजलिस में 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 का आयोजन हुआ। पहली बार तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बेस्ट ऑडियो बुक, ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीता। ये अवार्ड दलाई लामा को उनके एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलनेस द दलाई लामा के लिए मिला। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु का पद है। ठीक है, इस समय अगर वर्तमान समय की बात करें तो 14वें जो दलाई लामा है वो 90 साल की उम्र के तेंजिन हैं। 68वें ग्रैमी अवार्ड में अमेरिकन रैपर केंड्रिक लेमर ने बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। केंड्रिक लेमर बेस्ट रैप एल्बम कैटेगरी में सबसे ज्यादा 7 बार ग्रैमी जीतने वाले रैपर बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो।
महात्मा गांधी के किस आंदोलन के दौरान पहली बार क्रांतिकारियों के गुस्से का शिकार पुलिस वाले हुए थे? खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने हो गया आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। ये घटना महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। घटना में पहली बार क्रांतिकारियों के गुस्से का शिकार पुलिस वाले हुए थे। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग न करके 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करना था। यह रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में शुरू किया गया था। चलिए अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। अगर यहाँ तक प्रश्नों का क्रम आपको अच्छा लग रहा हो, प्रश्न का लेवल अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो वीडियो में, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा भारत का पहला वेटलैंड सिटी है? सॉरी, इंदौर, जयपुर, शिमला या मणिपुर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इंदौर। वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन, रामसर से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेटलैंड सिटी की अगर बात करें तो इंदौर और उदयपुर, ये रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एग्रीटेशन मतलब WCA प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर हैं। इन दोनों शहरों को फरवरी 2025 में इनके शानदार आर्द्रभूमि संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए इस वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। फरवरी 2026 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत में कुल 98 रामसर साइट हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। पूछा जाएगा अगर आपसे कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, फरवरी 2026 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं, कुल 98 हैं। बहुत सारे मेरे भाई 96 को रट कर बैठे होंगे, भैया 96 नहीं 2 और बढ़ गए हैं, ठीक है। 2026 की शुरुआत में नए असलों को जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद इनकी संख्या क्या हो गई, 96 से बढ़ के 98 हो गई है, ठीक है। भारत के पास अब एशिया में सबसे बड़ा रामसर नेटवर्क है और यह इस क्षेत्र में सबसे अधिक साइटों वाला देश बन गया है। वहीं अगर अंदरूनी डाटा की बात करें, मतलब भारत के अंदर के डाटा की बात करें, तो तमिलनाडु जो है सबसे अधिक रामसर साइट मतलब 20 के साथ पहले नंबर पर है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल बने थे। सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है भारत का वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, और सबसे जो छोटा रामसर स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका वेटलैंड। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। क्यों मिला था, आइए उसके बारे में भी आपको बात करते हैं। बाद में इस उपाधि का क्या हुआ, या महात्मा गांधी को और कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, आइए उस सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैसर हिंद का मतलब होता है भारत का सम्राट, जो 1900 से 1947 तक ब्रिटिश शासकों द्वारा जन सेवा के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पदक था। महात्मा गांधी को 1915 में उपाधि मिली थी, जिसे उन्होंने 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। क्यों पुरस्कार इनको दिया गया था? ये पुरस्कार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस सेवा के लिए उपाधि दी गई थी, ठीक है। कैसर हिंद शब्द जब आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देते हैं, जानना चाहिए आपको जो है। देखिए, कैसरी हिंद जो है एक तितली का भी नाम है, ये एक दुर्लभ और चमकदार तितली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का ये राज्य तितली भी घोषित किया गया है। ये पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। तो कैसर हिंद वर्ड से 2 क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, ठीक है। एक कैसर हिंद शब्द जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है, और दूसरा जो कैसर हिंद है ये तितली से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा, बापू, अदनंगा फकीर या गुरुदेव?
जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा। ठीक है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। देशवासियों के द्वारा स्नेहवश बापू कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने उनको कैसर हिंद कहा। और विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी, अर्धनग्न फकीर करके संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन बना? शरद पवार, सुमित्रा पवार, सुप्रिया सुले या आचार्य देवव्रत? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार के बारे में अगर बात की जाए तो सुनेत्रा पवार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र की वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, जो 31 जनवरी 2026 से इस पद पर हैं। इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदस्य हैं। पूर्व में राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी है तथा बारामती टेक्सटाइल और एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज किस नारे के साथ भारत आई थी? ठीक है। दिल्ली चलो, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दिल्ली चलो। आइए और भी चीजों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, आजाद हिंद फौज 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ भारत आई। 1942 में रासबिहारी ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और इसकी सैन्य शाखा के तौर पर इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज का गठन किया। जापान सरकार ने रासबिहारी को अपने दूसरे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नवाजा था। आजाद हिंद के प्रमुख नारों की अगर बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से नेताजी ने सैनिकों से देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का आह्वान किया था। दिल्ली चलो यह नारा 1943 में सिंगापुर में दिया गया जब फौज ने बर्मा, वर्तमान जिसको म्यांमार कहा जाता है, के रास्ते भारत की ओर मार्च किया। जय हिंद यह आजाद हिंद फौज का अभिवादन मंत्र था जो आज भी भारत का प्रमुख राष्ट्रीय नारा है। जय हिंद। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह सोजड़ मारिन, हरदीप सिंह, परट्टू नविंदन श्रीजेश? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोजर्ड मारिन। दोबारा इनको हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सोजर्ड मारिन इससे पहले 2017 से 2021 तक भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं और उन्होंने टोक्यो 2020 में टीम को चौथा स्थान दिलाया था। सोजर्ड ने हरेंद्र सिंह की जगह ली है। सोजर्ड ने विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नाम की किताब भी लिखी है। इंडियन भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर बात करें तो विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली कप्तान थी रूपा सैनी, जिन्होंने मास्को 1980 में टीम की कमान संभाली थी। अगला प्रश्न है कि देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहाँ खुला? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, पुणे। ठीक है। किसने खोला? आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। 1848 में देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने पुणे में खोला था। इसके बाद दोनों ने लड़कियों के लिए 17 और स्कूल खोले। वहीं अगर ज्योतिबा फुले की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो अक्सर है एग्जाम में पूछी जाती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। मतलब ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतमाला के सबसे ऊंचे शिखर को गुरु शिखर कहा जाता है? कंचनजंगा, हिमालय, अरावली या बिंद? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अरावली। मुद्दे को लेकर के काफी विरोध हुआ, काफी जो है ये चर्चा में बना रहा। ठीक है। तो गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर या 5650 फीट। यह न केवल अरावली का बल्कि पश्चिमी भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। यह स्थान भगवान दत्तात्रेय के पुराने मंदिर और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है
जिसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड? जिन भाइयों को जानकारी नहीं है वो बिहार को टिक लगा के चले जाएंगे, जबकि क्यों? क्योंकि पटना नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे, तुक्का मार देंगे पटना बिहार। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। पटना अच्छी पक्षी अभयारण्य कहाँ है भैया? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया है। इससे पहले यूपी में 10 रामसर साइट थे, अब कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। अगला प्रश्न है कि बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार। यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं तो आपको बात अच्छी समझ में जाएगी। देखिए दिसंबर 1924 में आयोजित कांग्रेस का जो 39वां बेलगाम या बेलगावी अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि यह एकमात्र कांग्रेस सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक बेलगावी में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है कि 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये कहाँ होता है मेरे भाई? ये हरियाणा में ही आयोजित किया जाता है ना, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। तो उद्घाटन किसने किया इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हरियाणा के फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय भागीदार राज्य हैं और मिस्र, इजिप्ट भागीदार देश है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई, प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को, मतलब घंटी का जो बटन है उसको जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।